अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। गवर्नमेंट के जो ज़राए हैं और इंक्लूडिंग ऑल द फेडरल मिनिस्टर्स वो यही क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारी इकॉनमी है वो इट इज़ ऑन द राइट पाथ एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और उसके बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। एक तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी सिग्निफिकेंटली हुआ है उसको साइड करते हैं। दूसरा इन्फ्लेशन रेट जो है इट इज़ कम डाउन, सिंगल डिजिट में आ गई है, 9.6% थी लास्ट मंथ। और तीसरा वो कह रहे हैं कि जो IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके कोई 5 के साथ तो कम से कम बहुत मस्बत डील्स हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूचर टैरिफ जो राइज़ होना था बिकॉज ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स एंड पेमेंट इन डॉलर्स वो अब नहीं होगा। और दीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई थी 12 जुलाई को इस साल, उसकी रिपोर्ट जो है सुबह ही सुबह 11 अक्टूबर को यानी कि जुम्मे को ये अपलोड हुई थी। और इसमें इन्होंने 2-3 क्लेम्स, एक तो ये क्लेम था कि जी हमारी जितनी डिस्कशंस हुई हैं 23 मई तक उस पे ये रिपोर्ट है, मगर उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया था। एक तो ये उन्होंने अपनी तारीफ़ की थी कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो भी ख़त्म हुआ है 9 महीने का, वो बहुत ही उसकी वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। दूसरा उन्होंने क्लेम किया था कि ये जो EFF है, जो अब करंट प्रोग्राम जो ऑनगोइंग एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, उसमें भी जो रिस्क्स हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रिमेन्स, और जो द रिस्क ऑफ पब्लिक मतलब जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस चैलेंजिंग लेनी है, आपने टैरिफ्स बढ़ाने हैं, आपने सब्सिडीज़ कम करनी है, आपने जो स्ट्रीमलाइन करनी है सब्सिडीज़, आपने टू द एलीट सेक्टर जो हैं आप जो मरात देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, सब्सिडीज़ ऑन ट्यूब वेल्स वो ख़त्म करनी है। और ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद पब्लिक डिसकंटेंट जो है, वेदर इट इज़ जनरल पब्लिक डिसकंटेंट और द एलीट पब्लिक डिसकंटेंट, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर होगा। इस पे हम सारी डिस्कशन करेंगे, हम व्यूज़ लेंगे। वेरी वेल नोन एंड वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आई एम ग्लैड ही इज़ हियर विद अस अगेन। वेलकम डॉक्टर साहब। जी 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 वेल डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो जितनी जो चीज़ें हैं, द गवर्नमेंट्स क्लेम्स वर्सेस द फंड, वो जो कॉशन दे रहा है फंड के बहुत ज़्यादा अभी तक चैलेंजेस हैं, हाउ वुड यू वे द टू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का फजल है कि हम इस चीज़ पे आज बात कर रहे हैं, वरना पिछले 1.5-2 साल से तो हम ये सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें थी उन पर जिक्र किया करते थे। इस पे कोई शुबा नहीं है कि हम इस वक्त जो देख रहे हैं कुछ चीज़ें यकीनन बेहतर हुई हैं। अब सबसे पहले जो मैं समझता हूँ और आवाम के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार जो एक वक्त 30% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब पिछले महीने 6.5% पे आ गई है, और इसमें कमी ज़रूर आई है। अब ये हम आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकती है कि कितनी आई है, मगर यकीनन डेटा मैनिपुलेशन तो है जी। ये फंड ने भी अपने जो रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने डेटा के बारे में बात की है कि वेयर वी स्टैंड इन आवर डेटा। यस, तो ये डेटा के मैनिपुलेशन ऑलवेज इन्फ्लेशन पे होता है, मगर यकीनन कमी ज़रूर आई है जी। दूसरी तरफ जो करंट अकाउंट डेफिसिट का आपने जिक्र किया, जो तिजारती खसकारा जो होता है जी जी, उसकी भी जो कमी है वो तो यकीनन वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, मगर वजूहात क्या है? वजह यह है कि आपने अपने जो दरामदात हैं, इम्पोर्ट्स हैं, उनको बड़े सख्ती से फिजिकली कंट्रोल कर दिया है, और उसके नतीजे में आपके बहुत से ऐसे आइटम, अब सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है वो है आपके ऑटोमोटिव इंपोर्ट्स, गाड़ियां वगैरह, उन सब की इंपोर्ट 30-40% आपने कम कर ली है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले साल आपने तेल की भी इंपोर्ट कम कर ली। उसकी वजह तो आपको अंदाजा होगा क्या है, कि सडनली हमारे यहाँ तेल कहीं से आने लगा है। तो लिहाजा दीज फैक्टर्स आर ऑल आर्टिफिशियल टू दैट एक्सटेंट, और जो अंडरलाइंग हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 से 1.5% है अभी भी GDP का, यानी कि 3.5 से लेकर 5
अरब डॉलर का, और अब नए खतरात पैदा हो गए हैं। सबसे अहम जो बात यह है कि तेल की कीमत मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से $80 तक तकरीबन पहुंच गई है, यानी कि एक महीने में तकरीबन 12 से 14% इजाफा हुआ है। इसका बड़ा भारी बोझ पड़ेगा। दूसरा जो हैरत अंगेज बुरी खबर आई है कि कपास के जो सप्लाई है हमारे फैक्ट्रीज को, स्पिनिंग फैक्ट्रीज को, उसमें 60% कमी आई है। तो उसके अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको बेतहाशा कपास इंपोर्ट करना पड़ेगा। नतीजा ये है कि खुदा न खास्ता इन नेगेटिव डेवलपमेंट्स की वजह से कि आपका खसारा फिर से बहुत बढ़ सकता है। और आखिरी बात मैं जो कह दूं जो बहुत अहम है जी, और वो ये है कि आपका जो बजट का खसारा है, आपने माशाल्लाह साल के आगाज में जब बजट पेश किया था जून के महीने में, तो उस वक्त आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था गवर्नमेंट ने कि 5.8% GDP का हम लेकर आएंगे, पिछले साल का 6.8%, और हम इसे इसलिए सिग्निफिकेंट कम कर लेंगे। मगर अब वर्ल्ड बैंक भी कल कह चुका है और आज IMF भी बड़ा परेशान है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लिहाजा पिक्चर जो है वो अभी भी कुछ हद तक मिक्स्ड है, मगर एक दो यकीनन अच्छी खबरें हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़, दो चीज़ें मैं आई वांट टू हाईलाइट, दो जो रिपोर्ट में हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है जो उसको डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, विच मे बी व्हाट यू हैव सेड कि इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, वो मे बी इट्स अ इनडायरेक्ट रेफरेंस टू व्हाट यू हैव सेड के इंपोर्ट और लेटर्स, ओपनिंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो डिले हो रही है। मगर मेरा जो व्हाट आई गॉट आउट ऑफ द रिपोर्ट इज़ कि उनका फोकस यही है कि आप अपने रुपए डॉलर पैरिटी को उसको मत छेड़ें, जिस तरह के वो डार साहब करते थे ना कि आर्टिफिशियली कंट्रोल करना, और उसी पे उन्होंने कहा है एंड दे हैव रीइटरेटेड जो कि SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट की भी कंडीशन थी कि आपका जो रेट है वो within 5 days, I think it's within 5 days, 1.5% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए between the market rate and the interbank rate। तो एक तो उनका जो फोकस है, आई थिंक वो बेशक दे आर बिट कंसर्न्ड कि कहीं ये वापस उस पॉलिसी पे ना चले जाएं। दूसरी बात जो आपने की है अबाउट रेवेन्यू जनरेशन, और ये बहुत मतलब है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो उन्होंने डॉक्टर साहब दोबारा जो आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, बट रेवेन्यू साइड पे वो उन्होंने एक कंटिजेंसी प्लान दोबारा कर दिया है विच वुड बी अबाउट 10 बिलियन का जो है उसमें आप ड्यूटी लगा रहे हैं फर्टिलाइज़र पे, शुगरी ड्रिंक्स पे, मतलब अ होल रेंज ऑफ आइटम्स आर गोइंग टू बी टैक्स्ड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी। और एक्सपेंडिचर आपने सही कहा बढ़ता चला जा रहा है, कोई हमें समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्यों कम हो रहा है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज कमेंट्स बाय द फंड? आई थिंक द फंड्स कमेंट्स मेक सेंस, और उसकी वजह ये है जी कि देखिए एक्सपोर्ट्स के साथ जो हमने किया है पिछले कुछ सालों में, कि जो सारे वाज़े तौर पर हमने इंसेंटिव्स कायम किए हुए थे, जिसमें बिजली का रेट कम करना, फिर फाइनेंसिंग में सब्सिडी देना, तीसरा जो इनकम टैक्स है उसको फिक्स्ड 1% रेट पे रखना, और फिस्कल इंसेंटिव्स भी थे, वो सब आपने विड्रॉ कर दिए हैं। और इस साल के बजट में तो आपने एक हैरत अंगेज चीज की है कि एक्सपोर्ट्स पर फुल इनकम टैक्स लगा दिया। That's right. We'll talk, Dr. Saab, we'll take a short break here. We'll talk about the revenue measures when we return. Please stay with us if you can.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो रिपोर्ट में है वो ये है कि जो फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है इन टैक्सेशन सिस्टम वो होनी चाहिए, और इसमें इस दफ़ा उन्होंने दो चीज़ें ऐड की हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो इनकम टैक्स है ऑन स्मॉल फार्मर्स दैट विल बी एट द सेम लेवल एज द पर्सनल इनकम टैक्स रेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरी दैट इज़ कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो रिच फार्मर्स हैं और या कॉर्पोरेट फार्म सेक्टर जो है, कमर्शियल कॉर्पोरेट फार्म सेक्टर जो है वो रेट देगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट देगा। तो डू यू थिंक दैट इज़ डूएबल? बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे जो असेंबलीज़ हैं प्रोविंशियल और फेडरल, ये दोनों दे आर हेवली ये जो रिच लैंड लॉर्ड्स हैं वही बैठते हैं। दे हैव एक्चुअली never ever agreed to implementing a tax on farm income which is even commensurate to the personal income tax rate, leave alone वो जो corporate tax rate जो बहुत हाई है आजकल। और ये क्या ये doable भी है? और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो in case of failure to implement anything, as we were discussing before, हम contingency measures करेंगे, और वो जो है दे आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कर लें आप सेल्स टैक्स वो कह रहे हैं बढ़ा दो जो 5% है उसको 10% का, मतलब होल रेंज ऑफ इंक्रीज टैक्सेस। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? मतलब कि आप इन्फ्लेशन जो ये क्लेम कर रहे हैं कम हो गई है, अपार्ट फ्रॉम द मैनिपुलेशन टू द ट्रेंड हैज़ बीन टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, बट उसका फील गुड फैक्टर लोगों को बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, ये बहुत अहम इश्यूज हैं। सबसे पहले जी देखिए, ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जिसका जिक्र हो रहा है, राइट, दिस हैज बीन ब्रॉट एज अ सब्स्टिट्यूट टू द नेशनल फाइनेंस कमीशन। दैट्स राइट। ये आइन का ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वायलेशन है। And that's part of the fund report. It's major portion. Yes, it is a major violation of the constitution of our country, and I will strongly object to it. Okay. दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं। देखिए, 97 में मैं जब गलती से हुकूमत में था तो मैं ले आया था 97 में पंजाब में खास तौर पे, और आपको हैरत होगी अच्छे खासे रेट हमने रखे थे, मगर आज तक पोजीशन ये है कि सिर्फ एक प्रोविंस में कुछ कलेक्शन है और वो है पंजाब, और उसमें टोटल कलेक्शन 2.5 अरब 2.5 billion insignificant amount, right? Totally insignificant amount. The problem is not the existence of the law. The law exists. The problem is not only with the rate, but more importantly with the ability to collect this tax from the feudal class of Pakistan. Feudal political class, politically powerful class. Political, absolutely, बिल्कुल ठीक कह रही। खास तौर पर प्रोविंशियल असेंबलीज में तो वो छाए नहीं। तो नतीजा ये है कि इससे कोई खास उम्मीद करना, the one fundamental point with all due respects to the IMF, which I always find technically very weak, is that they have not emphasized one very important set of reforms, और वो है the integration and rationalization of the sales tax on services of the provinces with the sales tax on goods of the federal government. इंडिया ने इसको कोई 7-8 साल पहले किया, और आपको पता है एडिशनल रेवेन्यूज कितनी मिली? इंडिया के 2% ऑफ द GDP। अभी इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है, रैशनलाइजेशन रोड। अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इससे इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टैक्सिंग फूड एंड फर्टिलाइजर, इफ वी वे टू गो फॉर रिफॉर्म्स व्हिच इंटीग्रेटेड दीज टू सिस्टम्स, बिलीव मी देयर इज अ ह्यूज बोनस व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इंडिया गेटिंग, एंड IMF has not even mentioned it. मासूम लोग हैं।
मासूम लोग हैं कि नहीं हैं, बट यू नो जो हमारी गवर्नमेंट की साइड भी है डॉक्टर साहब, दे सीम टू बी, बिकॉज वी गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम एंड दीज पीपल, आई मीन इवन जो लंगरेयाल साहब हैं, ही मे हैव बीन वेरी इफेक्टिव एज अ पावर सेक्रेटरी, बट उनको FBR के बारे में ज़्यादा शायद मालूम नहीं है, उनको टैक्सेशन थियोरीज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा शायद मालूम नहीं है, बिकॉज हिज फोकस रिमेन्स ऑन रेवेन्यू जनरेशन। वो ये कह रहे हैं कि जी जो पिछले भी गवर्नमेंट्स करती आई हैं कि जी हमने रेवेन्यू बढ़ाना है। अब ट्रेडर्स के साथ अभी तक जो है अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो गया, वी आर इनटू द सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर, और ट्रेडर्स के साथ अभी तक कोई डील नहीं हुई है, नेगोशिएशंस नहीं हो रही हैं, धमकियां जा रही हैं, एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दैट फॉर रिपोर्टेड और बजटेड 50 बिलियन रुपीज़। सो द प्रायोरिटीज़ आर नॉट, डोंट सीम टू बी राइट। यस, मैं आपसे ये कहूँ कि हमने बहुत केयरफुल रिसर्च किया है। मेरे 2 PhD स्टूडेंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ इन एरियाज में। The minimum revenue potential from the trade sector, if it's taxed properly, rationally and fairly, is about 350 billion, not only 50 billion. Similarly, the potential of taxation at a reasonable rate, not this exotic rate that they are talking of on agriculture, if we have a rate which is somewhere between the present rate and which is extremely low and the extremely high rate, we can generate a minimum, और इसको presumptive करें, simple tax ले आए, जिस तरह मैं ले आया था कि मैंने 1 एकड़ पर एक सर्टन अमाउंट फिक्स कर दिया था और इसको प्रोग्रेसिव कर दिया था। उस जमाने में 300 रुपए फी एकड़ से बढ़कर यह 600-700 रुपए तक जा रहा था और फिक्स्ड अमाउंट था। देयर इज नो असेसमेंट, नो बिग प्रॉब्लम्स, and even the board of revenue would have been able to collect it. इस तरह का सिंपल निजाम ले आए और 250 से 300 अरब तो कलेक्ट करना बिल्कुल मुमकिन है। IMF is talking of integrated, complicated law and tax system for farmers, which they will never implement. Never be. They will. I mean, for the small farmers, they will not be able to implement. Absolutely. And for the rich farmers, they will not want to implement. Absolutely. There you go. The other thing I wanted to ask you, Dr. Saab, is that there is this sustained, every document almost that comes out on Pakistan या जो उनके quarterly reviews थे stand by arrangement के जो 9 month का ख़त्म हुआ है और अभी भी जो report आई है उसमें there is a word of caution with respect to the Special Investment Facilitation Council and the Wealth Sovereign Account. ये दो, इसके बारे में आपके क्या views हैं? Is the fund being guided by जो हम कहते हैं कि जी जो foreign influence, or is it actually a legitimate concern, do you think? देखिए बात यह है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो हमने फैसिलिटी बनाई है वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, अपैरेंट ऑब्जेक्टिव वाज टू मोबिलाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खास तौर पे जी। और उसमें देखिए मैं अपनी राय ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय केस what should be done is that we develop a very attractive set of fiscal and other incentives, including ease of doing business for foreign investors. ये आप एक स्टैंडर्ड रिफॉर्म खूबसूरत सा पैकेज बनाएं और केस बाय केस जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज IMF का जो कंसर्न केस बाय केस पे है वो यही है कि then you start having deals, and that is, as you know, deals and in that case they also require some incentives. अब जो सऊदी अरेबियन जो टीम आई हुई है वो कहते हैं हमें स्पेशल दो और रेट्स दो, हमें फिस्कल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स दो। इस तरह तो नहीं होता ना जी, केस बाय केस। A country has to have a well defined and very attractive set of incentives, but they should apply to all potential foreign investors, domestic or foreign. डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक पे कुछ कम इंसेंटिव देते हैं, हम फॉरेन को ज्यादा देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की लॉज में ये प्रोविजन है, इसको हमें आगे ले जाना है और
I do agree with the fund that there should not be case-by-case treatment, but a policy of attracting foreign direct investment through the council should be developed. Okay, but Dr. Saab, one question on this. क्या बाकी मुल्कों में domestic और foreign investment के जो होते हैं, shouldn't it be the other way around where you actually give a sort of more incentives to domestic investment, because that will jumpstart the whole economy being more attractive for foreign investment? Agreed. But होता ये है कि there is far more competition for foreign investment throughout the world. That's right. Yes, countries are compelled. हमने भी जो incentive दिया है foreign investment का, वो is certainly more attractive than what we are giving in terms of the, you know, you can write off your import duty on machinery वगैरह. इससे ज़्यादा हम foreign investment में अभी भी दे रहे हैं और इसको further develop करना चाहिए और transactions, ease of doing business वगैरह पे भी focus करें. Digitization की बात कर रहे हैं, इन areas में ले आएं. So the point is, please have a policy framework and a set of incentives which are common to all investors. You case by case is very, very dangerous, with all due respect. Okay, all right. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. डॉक्टर साहब, नाउ आपने मेंशन किया है थ्रू आउट के जो बजट डेफिसिट है वो बहुत वो जो इन्होंने एक्चुअल बजट किया था इस साल के लिए, दैट इज़ नॉट अचीवेबल बिकॉज हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता चला जा रहा है. नाउ there is no actual mention of how much the current expenditure is rising. बस जो फंड की रिपोर्ट भी है और जो गवर्नमेंट के भी जो टास्क फोर्सेस क्रिएट की हुई हैं वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को या तो प्राइवेटाइज करने की वो दे रही हैं टाइमलाइन के जी बड़ी जल्दी हो जाएगा, या फिर वो कह रही हैं कि जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको जब हम बेच देंगे तो जो हम नॉर्मल एनुअल जो बजटेड इंजेक्शंस देते हैं इनको, ये जो the white elephants, वो ख़त्म हो जाएगा. How far do you think, I mean we've been talking about this for more than a decade, how far do you think they will succeed at least within the current year, especially given that जो investment climate पाकिस्तान में आजकल है वो बहुत poor है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. बात दरअसल ये है कि देखिए जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में दो तरह की सब्सिडीज होती हैं जी. एक तो जो करंट ट्रांजैक्शंस पे आप कुछ सपोर्ट देते हैं, बट ए वेरी लार्ज अमाउंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज नोन एज मीटिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी. वो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन लोन ऑन बिहाफ ऑफ द SOEs बिकॉज दे आर नॉट क्रेडिट वर्दी. And government has taken on this liability, and every year it is servicing those debts. They are rising exponentially. 400 से 500 अरब तक सालाना तक पहुंच गए हैं. अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो will you be able to divest yourself from the contingent liabilities? If not, then the savings are going to be very small on the current side only. The big saving is on the contingent liability. And the case of PIA, for example, PIA की contingent liability यानी कि जो loans government ने उनके behalf पे लिए हुए हैं could be possibly 700 to 800 billion. Will that liability cease? Will the private sector be willing to take that kind of liability? That's right. Very unlikely, and that is one of the reasons why the PIA privatization is getting delayed all the time. We keep hearing कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं. जी जी. This issue of contingent liabilities has to be resolved once and for all. Right. डॉक्टर साहब, दी अदर थिंग इज़ कि ये कह रहे हैं कि जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लान है और वंस दे आर प्राइवेटाइज्ड इट विल यू नो द सर्कुलर डेट विल डिक्लाइन, और यही रिपोर्ट फंड की रिपोर्ट में भी है. बट डॉक्टर साहब, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिनको ये करना चाह रहे हैं, हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ द सब्सिडीज़ इन द बजट इन इवन इन द करंट ईयर्स बजट विच वॉज अप्रूव्ड बाय द फंड, इसमें भी जो मेजर 400-500 बिलियन जो है ना डॉक्टर साहब वो जा रहा है इसी पे टैरिफ इक्वलाइजेशन पे, और जो
के इलेक्ट्रिक है जो प्राइवेटाइज्ड है, उसको ये इस साल भी 171 बिलियन रुपीस बजट किया हुआ। तो अगर आपने ये करना ही है तो व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइज करें या ना करें? शुडंट यू स्टार्ट विद फर्स्ट revisiting this tariff equalization policy? You see, the tariff equalization policy has two dimensions to it. जी. One dimension is by size of the consumer. आप जो प्रोटेक्टेड छोटे छोटे कंज्यूमर्स हैं मिनिमल लेवल के, उन पे आपने रेट इतना कम रखा है कि उसको क्रॉस सब्सिडीज तो हो रही हैं, राइट. ये बहुत जरूरी है. दूसरा जो इंटरेस्टिंगली, अब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो स्लाइटली सेंसिटिव है, आपकी इजाजत है? जी जी जी. अच्छा, बात ये है कि इस वक्त आपके जो डिस्कोज हैं, देयर आर क्रॉस सब्सिडीज अमंग डिस्कोज, एंड इन इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द डिस्कोज इन KPK are not getting electricity at the very low price that they should get because of the dams and so on. Punjab is very, very deficit in electricity, almost 50%, and yet pays the same price at the consumer end. You privatize these units, these discos like you've done with Karachi, you'll end up with a situation where you'll have to have different rates for different discos depending upon the availability and the market conditions. Okay. You will end up with the highest by far rates in Punjab. Right. And lowest rates. So it's a KPK. political kind of a sensitive issue. Well, if they are willing to take this decision, you know these decisions are taken by the ultimate powers. If they are willing to take this decision, and the largest province is willing to now pick up the subsidy cost, well and good, go ahead. It's actually a more, it would be one step towards resolving that issue that sort of circulates. दूसरी बात ये भी कहनी थी डॉक्टर साहब कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो कहते हैं जी हम सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं. जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अभी 2 महीने का जो सब्सिडी दी थी, अनबजटेड सब्सिडी टू इलेक्ट्रिसिटी पे, उस पे 55 बिलियन रुपीज़ उन्होंने खर्च दिया है. ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली दे प्री डेट द फंड रिपोर्ट. वो कह रहे हैं हमारी डिस्कशन जो मई 23 तक हुई थी उस वक्त तो ये नहीं था, बट इससे फंड ने एक स्टेटमेंट दी है और वो कह रहे हैं कि आपने जनरेशन जब तक आप पूरी कैपेसिटी जो आपकी अभी है जिसकी वजह से आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, जब तक वो आप ना अचीव करें, डोंट गो इनटू अदर जनरेशन. ऑल्सो यू नीड द एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क. वो आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं ये प्रोविंसेस? आज दरअसल ये है कि देखिए इस वक्त हैरत अंगेज पोजीशन ये है कि ओनली अबाउट 60 to 65% ऑफ योर कैपेसिटी इज एक्चुअली बीइंग कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स. ये हैरत अंगेज बात. एक जमाना था कि ऑपोजिट सिचुएशन थी और धड़ाधड़ लोड शेडिंग थी और हम जोश में आकर इतनी इन्वेस्टमेंट करवा दिया विद गिविंग सच फेवरेबल टर्म्स टू द IPP कि उसके नतीजे में वी आर नाउ इन एम्बैरेसिंगली वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. राइट. नाउ द पॉइंट इज, मैं पिछले कुछ 10 साल से ये कहता रहा हूँ और खैर हम जैसे प्रोफेसरों को लोग कम सुनते हैं. बात ये है कि I have been consistently saying that among the 3 sectors where the federal government puts most of its public sector development money, these 3 sectors are number 1, highways, number 2, electricity distribution, That's and right. number 3, water resources. मैंने मुसलसल कहता रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए this obsession with highways से निकलो and invest in power distribution and water resources. आज तक किसी ने ये बात सुनी नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? And the highways are something that the Pakistan Muslim League government still talks about. Dr. Sahab, we've run out of time, but I just would like your thought about the IMF design, because they're still insisting कि जो interest rate high है ये रहना चाहिए because आपका जो real effective exchange rate है that is appreciated by 10%. Your views, please, on this. You see, the point is, this is
I've always maintained that an excessively high interest rate. That's right. It defeats the purpose of controlling inflation because it leads to a massive increase in debt servicing, and that has to be financed by borrowing by governments, which expands money supply and leads to inflation. So this is beyond the point a counterproductive policy. That's right. And today, Pakistan's investment level is the lowest in its history, as you know. Lowest in its history. At 11.4% of the GDP, शर्म आनी चाहिए, जबकि बाकी दुनिया में three times as much. और हम बैठे हुए हैं बस नेगेटिव किस्म की पॉलिसीज लेकर, which are counterproductive. You see, we should have negotiations with the IMF based on solid technical analysis and research and empirical studies, not something that they keep on. Yeah, and the fund, जो authorities हैं, जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो लेटर ऑफ इंटेंट है, उन्होंने कहा हम एग्री करते हैं कि जी जो ये रेट है इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है. मुझे तो समझ नहीं आती how he can claim that. With all due respect, inflation की कमी जो है वो फूड प्राइसेस से उसका लिंक है, अल्लाह का फजल है. और जब आपने वीट को That's another thing, Dr. Saab, that they've agreed with the fund के agricultural pricing में interference. जी बस आप you handed over everything to मैं और क्या बात करूँ आपसे. बस जी that is मैं आपको बताऊँ जो सपोर्ट प्राइस एक जमाने में कम की थी, हटा दी थी उसके बाद, तो उसके नतीजे में कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स. इट्स हाई रिस्क क्रॉप, इट नीड्स सपोर्ट प्राइस. अब ये सब इतनी वाज़ेह चीजें हैं, क्या हो गया हमारी हुकूमत को? बस जी यही हमारी हुकूमत का है कि जो हमें फ़ंड का प्रोग्राम ही मिल गया है वो ही हमारी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, और हम गामज़न हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम. डू यू थिंक इट विल बी? Well, if your total loans have risen to $135 billion or so, and your reserves are $9 billion, or now close to 10, which are all debt, Dr. Saab, which is all debt, मतलब debt से वो create हुए. तो नतीजा ये है कि 10 versus 135, and you think this will be the last time you will have to borrow? चले अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम सबकी यही दुआ है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना कि जो रोज़ी पिक्चर है वो इतनी रोज़ी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो फ़ंड के साथ जो नेगोशिएशंस हुई हैं, ये डॉक्टर साहब बड़ी देर से हम ये डिस्कस ये करते रहे हैं. इसी प्रोग्राम में हम उन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि जो IMF का डिज़ाइन है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन इकॉनमी जो हर तरफ से नहीं है. हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो डिस्काउंट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है. ये जो आपकी जो रेवेन्यू पे फोकस है, रेवेन्यू जनरेशन पे थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इन्फ्लेशनरी एलिमेंट है. जो गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं हर साल, उसको कम नहीं करते बल्कि मोर देन बजटेड ही जाता है, वो भी हाईली इन्फ्लेशनरी है, बिकॉज वो बैंक बोरोइंग करते हैं कमर्शियल बैंक से, और ये भी मेंशन है IMF की रिपोर्ट पे. और वो फिर सारा जो पैसा है दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय आउटपुट, वो इकोनॉमी में रिलीज हो जाता है, which is obviously highly inflationary. There is a need for an in-house out of the box thinking, और ये चीज़ और ये एक्सपर्टीज़ हमारे लोगों के पास है, but you need people who are qualified, you need people who are within the economy. आप बाहर से लोगों को उठा के ले आते हैं. एक हार्वर्ड का PhD भी होगा, उसको भी आपको पहले समझाना होगा. he has to have some kind of empirical studies done in this country to determine कि कौन सा best way forward है. आप जो बंदा जो फंड में काम कर रहा हो या जो बेचारे इन्वेस्टमेंट बैंकर हों, उनको जब आप ले आते हैं, उनका माइंडसेट ज़रा फ़र्क होता है. Not that they are not brilliant or bright or very good in their field, but we need some in-house expertise. We need somebody who will undertake these studies and then base policies on that, instead of taking the prescriptions in their entirety जो हमें IMF की टीम बताती है. ये it has to change, otherwise nothing will change. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.